क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर हर दिन बदल रहे हैं सूरत हाल, और बदलती सूरत हाल के बीच माना जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर यानी शुक्रवार तक तालिबान अपनी सरकार का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकती है। यानी आने वाले 3 दिनों के अंदर अंदर तालिबान अपना बाज़ाब्ता तौर पर जो उनका चार्टर होगा, जिस तरीके से उनकी सरकार होगी, उसको सामने रख सकती है। वहीं पर यूएनएससी की तरफ से अडॉप्ट किया गया यानी मान लिया गया उस रेजोल्यूशन को जो पेश किया गया था, जिसमें तालिबान को अब स्टेट एक्टर के तौर पर तस्लीम कर दिया गया है। और ये रेजोल्यूशन फ्रांस, यूके और यूएस की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था, ताहम चीन, चाइना और रशिया की तरफ से यहां पर वो रेजोल्यूशन के अंदर नहीं दिखे, वो इससे बाहर दिखे, जिसके बाद अब पॉलिटिकल सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। इधर लगातार खबरें ये आ रही है कि पंजशीर के अंदर हालात अब बिगड़ रहे हैं, क्योंकि अमन कॉन्फ्रेंस की कोशिशें नामुकम्मल हुई है, यानी वो नामंजूर हुई हैं, और अब वहां पर पंजशीर वादी के अंदर गोलियों की गनगन से पूरा इलाका दहल उठा है। और तालिबान ने फिलहाल पहली फुर्सत में इंटरनेट पर पंजशीर के अंदर पाबंदी भी आयद कर दी है। संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, एक्सपर्ट हैं और इन मामलों को अच्छे से समझ सकते हैं। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। पहला यूएनएचआरसी से शुरुआत करेंगे। यूएनएससी के अंदर रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ और इस अडॉप्ट करने के साथ ही अब तालिबान को स्टेट एक्टर माना गया। क्या मैसेज गया यूएन के हाउस से विश्व भर के अंदर? देखिए, ये जो यूएनएससी में रेजोल्यूशन पास हुआ है, उसमें उस माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान को एक मौका दिया है कि तालिबान अपनी कही गई बातों पर अमल करके दिखाए। तालिबान की तरफ से हमने देखा कि लगातार सॉफ्ट स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग की अपील की जा रही थी। जाहिर है कि तालिबान को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो रहा है कि एक आतंकी तंजीम चलाने में और एक देश चलाने में कितना बड़ा अंतर होता है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं मिलता तालिबान को, तब तक उसे अपनी सरकार को बेहतर तरीके से चला पाना और अपनी रिजीम को स्टेबलाइज कर पाना बहुत ही मुश्किल साबित होगा। तो इसी वजह से जो तालिबान की तरफ से जो तमाम जो कवायदे की जा रही थी, सॉफ्ट स्टेटमेंट वगैरह जो दिए जा रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस रेजोल्यूशन के माध्यम से उसे मौका दिया है। उसे ये कहा है कि वो अपने शासन के दौरान जो नागरिकों के अधिकार हैं, जो वहाँ की स्वतंत्रताएं हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जो सहयोग है, वो सुनिश्चित करे। अफगानिस्तान में आतंकवाद के ऊपर वो किसी भी तरीके का पनाह न दे और आतंकवाद की घटना नहीं बढ़नी चाहिए, इस तरीके की बात भी है। तालिबान बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं देख रहा हूं कि 2 वीटो पावर वाले देश वो एब्स्टेन रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। जब इस रेजोल्यूशन को मूव भी किया गया, अडॉप्ट भी किया गया और ऑर्डर भी दिया गया, लेकिन ये 2 बड़े देश रशिया और चाइना, इनका एब्स्टेन करना, जबकि रूस का एक बड़ा रोल अभी तक साफ दिख रहा था, लेकिन यूएन आते आते उनकी खामोशी, उनका बाहर जाना, इसे हम कैसे देखें? देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशंस के स्तर पे ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि रशिया और चाइना जैसे राष्ट्र पूरे यूएन की जो राजनीति है, जो वहाँ का जियोपॉलिटिक्स है, उसके आधार पे अपने स्टैंड को निर्धारित करते हैं। ये जो रेजोल्यूशन है उसको इस तरीके से ये देश ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे कि ये वेस्टर्न बैक पूरी तरह से एक प्रस्ताव है और वहां पर भी अपनी वो एक जियोपॉलिटिक्स को अपने स्थापित करने के लिए और जो वेस्टर्न हेजेमोनी है उसको चैलेंज करने के लिए और अपने अपने सेल्फ सेंटर्ड जो हित हैं तालिबान के साथ, उसको इंश्योर करने के लिए उन्होंने इस तरीके का स्टैंड लिया है कि वो एक्सटेंड कर गए। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस के स्तर पे जो एक गंभीर जियोपॉलिटिक्स वाली जो रणनीतियां अपनाई जाती हैं, उसी के तहत चाइना और रशिया जैसे राष्ट्रों ने इस तरीके का स्टैंड लिया है। लेकिन चूंकि ये रेजोल्यूशन है और रेजोल्यूशन पास हुआ है, इसके माध्यम से जो है अब तालिबान के पास एक मौका है कि तालिबान अपनी कही गई बातों पर अमल करके दिखाए। ठीक है जी, और तालिबान मैं जरा पहले इस रेजोल्यूशन पर ही आऊंगा, फिर जरा आगे बढ़ेंगे क्योंकि अमरुल्लाह सालेह का बयान भी थोड़ी देर में आप बता देंगे। रेजोल्यूशन के अंदर जो रशिया की तरफ से सबसे बड़ी बात कही गई, क्योंकि उनके जो परमानेंट वहां पर स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बाद में ब्रीफ किया, कहा कि जी बड़ी बात थी कि हम इसलिए इसको नहीं मान रहे हैं और इस पर हमें एतराज है, सवाल है, वो ये है कि रेजोल्यूशन ने स्पेसिफिक एनफ नहीं है जी कि इसमें
टेरर का जो थ्रेट है वो गायब है, जो ब्रेन ड्रेन है इसमें वो कहां पर है, और एड्रेस जो करना था इकोनॉमी और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को लेकर, इस रेजोल्यूशन के अंदर ये सारी चीजें नहीं है, इसलिए हमने जी एब्सटेन किया खुद को इससे। देखिए, ये जो रशिया और चाइना का जो ये स्टैंड है वो एक जरूर इस तरह के बातों को लेकर के ये इन बातों का आधार बना करके उन्होंने अटेंड किया है। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि रशिया और चाइना जैसे राष्ट्र जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो स्टैंड है, जो पोजीशंस हैं, उससे अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यदि आप देखिए तो जिस तरीके से तालिबान की जो पूरी रिजीम स्टेबलाइज स्थापित होने जा रही है, उसके प्रति जो रशिया और चाइना का जो दृष्टिकोण है वो जो विश्व के जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उनसे अलग है। जो रशिया और चाइना का जो दृष्टिकोण है वो अपने अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट है, अपने अपने हितों के आधार पे ही वो अपने स्टैंड को निर्धारित कर रहे हैं। उन्होंने अपने एम्बेसी को भी लगातार बनाए रखा है और इस तरीके की भी रिपोर्ट्स रही कि वो जो राष्ट्र है रशिया और चाइना जैसे राष्ट्र इस तालिबान को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। तो ये जो जरूर रशिया इस तरह की बातें कर रहा है, चाइना भी इस तरह की बातें कर रहा है कि इस रेजोल्यूशन में ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, इसका कि आपने अभी जिक्र किया है, लेकिन वो एक सिर्फ आधार हो सकता है, एक एक्सक्यूज हो सकता है। बेसिकली ये जो कंट्रीज हैं वो अपने अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करने के लिए और जो एक वेस्टर्न बैक हेजेमोनी है उसको कहीं ना कहीं उनके अंदर उसको लगातार चैलेंज करने की मंशा होती है। और इसी वजह से जो यूनाइटेड नेशंस के स्तर पे जो भी रशिया और चाइना जैसे राष्ट्र स्टैंड लेते हैं उसमें वो जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, जियो पोलिटिकल जो कॉम्पिटिशन है, जो प्रतिस्पर्धा है वो इन्वॉल्व होती है। अच्छा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट, अब मैं जरा पंजशीर की ओर भी आता हूं, क्योंकि पंजशीर में ऐसा लग रहा था कि शायद सुलह समझौता होगा और बातचीत के जरिए से मसला हल होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो दावत इरशाद काउंसिल है उनका, तालिबान का, उनके जो चीफ है मौलाना अमीर खान, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि कोशिश नाकाम हुई है इसलिए बंदूकें चल रही हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि यही पंजशीर एक ऐसा इलाका था जहां से रेजिस्टेंस फोर्सें तालिबान के खिलाफ थी, आज भी यही हालात है। उस तब के और अब के में कितना फर्क है? क्या वाकई तौर पर एक बड़ा चैलेंज पंजशीर बन सकता है तालिबान के लिए? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पंजशीर तालिबान के विरुद्ध एक बड़ा मोर्चा क्रिएट कर सकता है। पंजशीर वैली जिसमें कि अहमद मसूद ने जिस तरीके की अभी वो लड़ाई कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लगातार अपने रेसिस्टेंस को शो कर रहे हैं, अमरुल्लाह सालेह का भी उन्हें सपोर्ट है, ऐसे में ये जो पंजशीर वैली है ये तालिबान के विरुद्ध बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा कर सकती है। लेकिन समस्या ये है कि इन जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है अहमद मसूद की, उनके पास इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है, अंतरराष्ट्रीय बैकिंग अभी नहीं है। यदि आप 2001 की बात देखें तो ये जो नॉर्दर्न अलायंस बना था उसमें इस अहमद शाह मसूद का जो ये पूरा नेतृत्व था उसने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और जाहिर है यदि वर्तमान समय में भी यदि पंजशीर वैली के जो भी रेसिस्टेंस करने वाले जो लीडर्स हैं, जो मिलिशिया हैं, उनको यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सपोर्ट मिले तो आज भी वो तालिबान के विरुद्ध मोर्चाबंदी कर सकते हैं। और एक बात बहुत स्पष्ट है कि यदि तालिबान के शासन में अंधकारमय युग आरंभ होता है, तालिबान यदि अपनी कही गई बातों पर अमल करके नहीं दिखा पाता है, अफगानिस्तान में कोई सिविल वॉर होती है, तो निसंदेह आप मान लीजिए कि पंजशीर एक बहुत बड़ा फ्रंट बनेगा। ताजिकिस्तान जो ताजिक लोग हैं, जो ताजिक जो कम्युनिटी है और जो उज्बेक कम्युनिटी है, जो हजारा है, वो सभी अपने अपने जो मिलिशिया को एक्टिवेट करेंगे और तालिबान के लिए ये सरकार चलाना बहुत अधिक मुश्किल हो सकता है। तालिबान और अफगानिस्तान से बाहर आता हूं, बात जरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी करते हैं, जहां पर पहला यह स्टेटमेंट था कि किसी भी फॉरेन फोर्स को रुकने की इजाजत नहीं होगी और किसी भी तरीके से स्टेशन को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। अब रात देर गए का स्टेटमेंट कि मेहमान आए हैं जी, 10-15 दिन के लिए रुकेंगे, बाद में वापस चले जाएंगे। अमेरिकी फोर्सेस का वहां पर रुकना, यूएन ब्रिगेड का वहां पर आना, इसे कैसे देखा जाए? क्या पाकिस्तान ने यूएन ब्रिगेड के साथ हाथ मिलाकर एक ह्यूमैनिटेरियन फेस दिखाने की दोबारा कोशिश की जा रही है? क्या कुछ है ये? देखिए, पाकिस्तान की मंशा लगातार अफगानिस्तान के मामलों में अपने प्रभाव को बनाए रखने की है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पे बनाए रखना चाहता है और यही कारण है कि वो अफगानिस्तान की आने वाली पॉलिटिक्स में, अफगानिस्तान की आने वाली जो तालिबान सरकार के दौरान जो भी कवायदे होंगी उसमें वो अपना इंटरवेंशन जारी रखेगा।
और पाकिस्तान लगातार इस तरह की कवायदे करेगा कि जाहिर है कि उसका उसका प्रभाव उसमें बना रहे। पाकिस्तान ने आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो चरित्र है वो दोहरा है। पाकिस्तान जो है लगातार आतंकवादियों के माध्यम से भी तालिबान को सपोर्ट करता रहा और आने वाले समय में भी जो सरकार बनने जा रही है तालिबान की, उसमें पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है उसको वो इंश्योर कराने के लिए अपनी हर तरीके की वो जो कूटनीति होती है, जो हर तरीके की जो रणनीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद का सबका आधार लेते हुए वो हर तरह से अपने इंटरवेंशन को सुनिश्चित करना चाहेगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है लगातार इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहा है ताकि उसका जो से है, उसका जो प्रभाव है वो तो वहां की राजनीति में बना रहे। ऐसी भी रिपोर्ट्स रही हैं कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो अनेक आतंकी संगठन हैं, उनके बीच में भी पाकिस्तान अब कोऑर्डिनेशन कराने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी पाकिस्तान ये कवायदे करेगा कि तालिबान सरकार को मान्यता मिले, तालिबान सरकार को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है मुद्रा का जो सहयोग मिले। तो जाहिर है कि ये जो तालिबान की सरकार बनने जा रही है उसमें पाकिस्तान का एक इंफ्लुएंस दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ संजू श्रीवास्तव साहब ज्वाइन करने के लिए।